हम लोग जो है इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये जो है 31 दिसंबर 2024 का है, यानी आज का है। हमारा जो पहला न्यूज है वो इसरो को लेकर है। इसरो का जो डॉकिंग मिशन था वो जो है अपने सही ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो स्पारडेक्स लॉन्च से भारत ने रचा इतिहास। गोली की रफ्तार से इसरो जोड़ेगा 2 सैटेलाइट को। तो इसरो जो है अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा में PSLV C-60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए गए। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस, चीन के एलिट क्लब में शामिल हो गया है। यानी कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो चौथा भारत आ गया है। और इसरो के इस मिशन का नाम जो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया है, यानी कि स्पारडेक्स जो है इसका नाम रखा गया है। इसमें हालांकि होता क्या है कि 2 छोटे छोटे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसको जोड़ा जाता है और इससे जो भारत के द्वारा जो स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है वो भी जो है इसके द्वारा पूरा हो जाएगा। तो PSLV C-60 रॉकेट्स से जो है इसको लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान 4 की कामयाबी का सपना इस मिशन पर टिका है। इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम जो है टारगेट है और दूसरे का नाम जो है चेजर रखा गया है। टारगेट का अर्थ जो है लक्ष्य है, वहीं पर चेजर का अर्थ जो है पीछा करने वाला रखा गया है। तो इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल है, एक टारगेट शामिल है और दूसरा चेजर शामिल है। दोनों का वजन जो है 220 किलोग्राम है और PSLV C-60 रॉकेट जो है उसके पास जो क्षमता है वो 740 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उन दोनों ऊंचाई पर जो है वो दोनों स्पेसक्राफ्ट को जो है अलग अलग दिशा में लॉन्च कर देगा। तो इसको जो है PSLV C-60 रॉकेट के माध्यम से जो है 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशा में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें जो है 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल है, एक का नाम टारगेट है और दूसरे का नाम चेजर है। डॉकिंग की प्रक्रिया क्या होती है? तो इस दौरान टारगेट या चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी और लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए जो है 5 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, फिर 1.5 किलोमीटर पहुंचेगा, फिर इसके बाद जो है ये दूरी 500 मीटर हो जाएगा। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी तब जो है डॉकिंग यानी कि दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए ये मिशन का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य के स्पेस प्रोग्राम जो है इसी मिशन पर टिके हुए हैं। इसके अलावा जो है ये चंद्रयान 4 के लिए भी जो अहम है। चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी स्पेसडेक्स की सफलता पर निर्भर करती है। नासा की तरह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन, इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी जो है ये टेक्नोलॉजी जो है जरूरत है। इसके अलावा जो है इसरो के मुताबिक जब एक ही मिशन के कई चरणों में लॉन्च किया जाता है तब जो है इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो है डॉकिंग जो है वो 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है। तो स्पेस डॉकिंग क्या होता है? तो स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके बाद दोनों उपग्रह के बीच में क्रू मेंबर समान उपकरणों की सप्लाई हो सकेगी। अंतरिक्ष की खोज में निकले एस्ट्रोनॉट्स के लिए डॉकिंग काफी अहम होता है। इससे उनके विभिन्न स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करने में आसानी होती है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा सकते हैं और अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न प्रयोगों और रिसर्च को भी अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो है स्पेस डॉकिंग होता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो जो है हम लोगों का प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेकर है। तो संसद के दोनों सदनों में जो है निजी सदस्यों के जो विधेयक है उसको कम महत्व दिया गया है। जैसे कि स्वतंत्र शोध संस्था
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण से पता चला है कि जो 97वीं लोकसभा है उसके 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो है, जो 2024 में समाप्त होगा, उसमें निजी सदस्यों के विधेयक पर केवल 9.08 घंटे खर्च हुए हैं, यानी कि लगभग 9 घंटे खर्च हुआ है, जबकि राज्यसभा में जो ये अवधि जो है 27 घंटे के बराबर है। तो इतना कम समय जो है 5 साल के दौरान जो है दिया गया है निजी विधेयक को लेकर। निचले सदन में निजी सदस्यों के प्रस्ताव पर जो है 16.43 घंटे और उच्च सदन में जो है 20.78 घंटे खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 18वीं लोकसभा के 2 सत्रों में ऐसे विधेयक पर जो है 0.15 घंटे खर्च किए गए, जबकि राज्यसभा में जो है 0.62 घंटे खर्च किए गए। निचले सदन ने प्रस्तावों पर 1.98 घंटे और उच्च सदन ने 2.09 घंटे खर्च किए हैं। आज तक जो है केवल 14 निजी सदस्य के विधेयक ही पारित हुए हैं और उन्हें स्वीकृति मिली है। इसके अलावा जो है 1970 के बाद जो है कोई भी विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित नहीं हो सका है। तो हमारे लिए जानने का वजह यह है कि जो निजी सदस्यों के विधेयक है उसको जो है कम महत्व दिया जा रहा है दोनों सदनों के द्वारा। इसके अलावा जो है अभी तक में 14 निजी सदस्यों के विधेयक पारित हुए हैं, उन्हें स्वीकृति मिली है, और 1970 के बाद जो है कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ है। कोई भी संसद सदस्य MP जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य कहा जाता है। इसका मसौदा जो निजी विधेयक को लेकर है, इसका मसौदा तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेवारी है। सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। जो निजी सदस्य का विधेयक है, ठीक है, वो जो है कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा पेश किया जाता है, और उसका क्या मसौदा होगा उसकी तैयार करने की जिम्मेवारी भी जो है उसी सदस्य के ऊपर होती है। हालांकि इसको जब पेश किया जाता है उससे 1 महीने पहले जो है सदन में नोटिस दिया जाता है। सरकारी विधेयक या सार्वजनिक विधेयक किसी भी दिन प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा उन पर चर्चा भी की जा सकती है, जबकि निजी विधेयक जो है वो केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जाता है और उन पर चर्चा भी उसी दिन होता है। 1 से अधिक विधेयकों के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का क्रम तय करने के लिए मत पत्र प्रणाली का उपयोग किया जाता है। निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों पर विचार करती है तथा उनकी तत्कालिकता और महत्व के आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी करती है। सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति से सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चर्चा के समापन पर विधेयक का नेतृत्व करने वाला सदस्य या संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या फिर इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो आखिरी बार जो है किसी निजी सदस्य का विधेयक जो है दोनों सदनों द्वारा 1970 में पारित हुआ था, और ये कौन सा विधेयक था? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय विधेयक 1968 था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक 1968 था। अब तक में जो है 14 निजी विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित हुए हैं, जिसमें से 5 जो है राज्यसभा में पेश किए गए और वो कानून भी बन चुके हैं। बाकी अन्य जो है वो निजी विधेयक जो कानून बन चुका है उसमें जैसे कि लोकसभा में विधानमंडल प्रकाशन विधेयक 1956 था, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक 1964 था। ठीक है, ये सब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 1967 था और ये जो है राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका महत्व क्या है? तो निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों और खामियों की ओर आकर्षित करना है जिन्हें सांसद मौजूदा कानूनी ढांचों में देखते हैं, जिनके लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो जो है जिम्मी कार्टर, जो USA के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, उनका निधन हो गया है। जिम्मी कार्टर जो है अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो है वो राष्ट्रपति थे। इनके इतना लंबा समय जो है कोई राष्ट्रपति जीवित नहीं रहा है। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इनका निधन जो है 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में उनके घर पर जो है हो गया। जो जिम्मी कार्टर जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो 2023 की शुरुआत से जो है अस्पताल में मतलब भर्ती थे, उनका देखरेख वहीं से होता था और 100 वर्ष की आयु में जो है प्लेन्स जॉर्जिया में इनका निधन हो गया है। और प्लेन्स जॉर्जिया ये वही शहर है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और रविवार को जो है उनके परिवार के बीच ही जो है उनका निधन हो गया।
कार्टर जो है 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक और मानवाधिकार को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए जो है 2002 में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने मानवीय प्रयासों और ईमानदारी के लिए प्रशंसा अर्जित की। 1977 में व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सरकार में विश्वास बहाल करने की कोशिश की और उन्होंने मानवतावादी के रूप में अथक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाई। तो इनको जो है 2002 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे और इनका समय जो है 1977 से 1981 था। ठीक है, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन जो हो गया जॉर्जिया में। इसके अलावा जो हमारे लोगों का अगला न्यूज है वो जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर है, पीएमजे। आयुष्मान भारत पीएमजे जो है ये योजना क्या है, तो हम लोग जो है पहले इसकी विशेषता को देखते हैं। जैसे कि ये योजना क्या था, तो जो पीएमजेवाई है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित है। फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और फरवरी 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है। इसके लाभार्थी कौन है, तो यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों द्वारा पहचाने गए लाभार्थी को लक्षित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छूटे गए SCCC परिवारों के विरुद्ध टैगिंग के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया। इस योजना के लिए जो है वित्त पोषण साझा किया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है रेशियो बटा रहता है। जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है ये 60:40 का रहता है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है वहाँ पर यह अनुपात जो है 90:10 में रहता है। इसके अलावा जहाँ पर बिना विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर जो 100% जो है केंद्रीय वित्त पोषण होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर विधानसभा है वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है 60:40 इसका रेशियो रहता है केंद्र और राज्य में वित्त का। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके लिए जो है वित्त का जो अनुपात है वो 90:10 का रहता है केंद्र और राज्य के बीच में। इसके अलावा वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर 100% जो है वित्त वो केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो है ये राज्यों के साथ मिलकर जो है इसको लाया गया था और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है पंजीकृत है। इसके अलावा जो है जो राज्य का स्वास्थ्य एजेंसी है, जो राज्य सरकार का सर्वोच्च न्याय होता है, वो उसके तहत जो है इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था उसको जो है गंभीर प्रकृति की आपदा जो है घोषित किया गया है केंद्र के द्वारा। तो केंद्र ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। केंद्र के वायनाड जिले में अत्यधिक वर्षा, नाजुक स्थितियों के कारण सबसे विनाशकारी भूस्खलन संबंधी आपदा जो है देखी गई थी और इस जिले में जो है 24 घंटे में 140 mm से अधिक बारिश हुई थी, जो उम्मीद से काफी अधिक था और इसने जो है वर्ष 2018 की विनाशकारी बाढ़ की भी याद दिला दी थी जिसमें लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो भूस्खलन क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, तो लैंडस्लाइड जो है एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मृदा और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन होना शामिल होता है। यह संचलन छोटे या स्थानिक बदलावों से लेकर बड़े या विनाशकारी घटनाओं तक अलग अलग पैमाने पर हो सकता है। भूस्खलन जो है वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में जो है वो ढलानों पर ही घटित हो सकते हैं और वो प्रायः जो है भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां
के कारण जो होता है। हालांकि जब मानव गतिविधियां होती है जिसमें निर्माण या खनन शामिल होता है तो वहां पर भी जो है भूस्खलन की घटना देखी जाती है। इसके अलावा जब भू जल स्तर में परिवर्तन होता है तो उसके कारण भी जो है भूस्खलन की घटना होती है। तो भूस्खलन के कई प्रकार हैं, जैसे कि इसमें स्खलन या स्लाइड शामिल है, इसमें जो है प्रवाह या फ्लो शामिल है, इसके अलावा फैलाव स्प्रेड इसमें शामिल है, इसमें जो है अग्रपात टॉपल शामिल है, इसके अलावा जो इसमें प्रपात फॉल्स भी शामिल है। जो स्खलन होता है, स्लाइड होता है, उसमें एक विखंडित सतह के साथ जो है गति होती है जिसमें घूर्णी और स्थानांतरित स्लाइड जो है शामिल होता है। जैसे कि इसमें नहीं दिया होगा। तो स्खलन क्या होता है कि एक विखंडित सतह के साथ जो है गति होती है जिसमें घूर्णी और स्थानांतरित स्लाइड जो है शामिल होता है। इसके अलावा फ्लो के अंतर्गत जो है ये फ्लो जो है या तो मिट्टी में हो सकता है या चट्टान में हो सकता है। जब मिट्टी या चट्टान का संचलन होता है और खासतौर पर जो है उसमें बहुत अधिक मात्रा जो है पानी की होनी चाहिए, यानी गाद होना चाहिए, कीचड़ के समान होना चाहिए, तो जब उसमें बड़ी मात्रा में जल शामिल होता है तो वो द्रव्यमान तरल पदार्थ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है वो नीचे खिसक जाता है। ठीक है, उसी को जो है फ्लो या स्लाइड कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक फैलाव होता है, और फैलाव भी जो है मृदा या सेल में ही संचलन होता है। इसमें जो चट्टान या मिट्टी होते हैं उसमें जब पानी की मात्रा जाती है तो उसके द्रव्यमान में विस्तार आता है, उसके पार्श्व में विस्तार आता है, तो उस वजह से भी जो है भूस्खलन होता है, तो उसको फैलाव या स्प्रेड कहते हैं। इसके अलावा जो है अग्रपात होता है, ये मृदा या सेल के ऐसे संचलन जिनमें ऊर्ध्वाधर या निकट ऊर्ध्वाधर बिरगु या ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है। इसके अलावा जो है प्रपात है, ये मृदा या सैलों के ऐसे संचलन हैं जिनमें ये खरी ढलान या बिरगु से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गिरते हैं और लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको जो है फॉल्स कहा जाता है। इसरो द्वारा जो है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया प्रकाशित किया गया था। भारत जो है विश्व स्तर पर भूस्खलन प्रवण शीर्ष 5 देशों में से एक है, और जो दूसरे देश हैं उसमें जैसे कि चीन, अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर जो है भूस्खलन बड़े पैमाने पर देखा जाता है, चीन, अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा 5वां जो है हमारा भारत है। भारत में लगभग जो है 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है, यानी कि पूरे भूमि क्षेत्र का जो है 12.6% हिस्सा जो है वो भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है। भारत में जो है अब तक कई सारी भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई है, जैसे कि उत्तर पश्चिम हिमालय में जो है 66.5% जो है भूस्खलन आते हैं, और ये सबसे अधिक भूस्खलन जो है यही उत्तर पश्चिम हिमालय में आता है। इसके अलावा जो है उत्तर पूर्वी हिमालय में जो है वो 18.8% भूस्खलन आता है, और पश्चिमी घाट में जो है 14.7% भूस्खलन आते हैं। इसके अलावा जो है अन्य जगह पे भी भूस्खलन आ सकता है, हालांकि जो है यहाँ पर जो है ज्यादा भूस्खलन आता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कई विकासशील देशों के भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो जीएनपी है उसका 1 से 2% तक हो सकता है, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है। भारत में जो है कई प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं, जैसे कि जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, यहाँ पर जो है जो कुल भूस्खलन होता है उसमें 50% का हिस्सा जो है ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में घटित होता है। इसके अलावा हिमालय के साथ जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, वहां पर भी जो है भूस्खलन के कई घटना देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट के साथ जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है भी भूस्खलन आते हैं। पूर्वी घाट के साथ आंध्र प्रदेश के अराक क्षेत्र में जो है जो अराकू क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन ज्यादा देखने को मिलता है। केरल में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो मुख्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जो है जो ये जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये सब एरिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा जो ये पूर्वोत्तर का भाग है ये हो गया, ये यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ये इफेक्टेड एरिया है जो ग्रीन कलर से है, जैसे कि ये वाला भाग हो गया। ठीक है, पूर्वोत्तर में जो है ये वाला भाग, यहाँ पर जो है भूस्खलन बड़े पैमाने पर आता है। ठीक, ये वाला जो भाग है यहाँ पर जहाँ पे लाइट ग्रीन है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया
ठीक है, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो पश्चिमी घाट से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो है भूस्खलन जो है यहाँ भी आते हैं और इसकी तीव्रता जो है हालांकि थोड़ा कम होता है। इसके अलावा जो है जो लाइट ग्रीन में जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर जो है भूस्खलन की तीव्रता थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश का एक अराकू क्षेत्र है, वहाँ पे भी भूस्खलन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जैसे कि वर्ष 2013 में जो है केदारनाथ उत्तराखंड में आया था, 2020 में जो है पेट्टीमुड़ी केरल हो गया, 2021 में मुंबई महाराष्ट्र हो गया, 2022 में तुपुल मणिपुर हो गया, 2023 में जो है रायगढ़ महाराष्ट्र हो गया, 2024 में जो है आइजोल मिजोरम हो गया, 2024 में जो है सिरूर कर्नाटक हो गया। यहाँ पर जो है भूस्खलन देखा गया है हाल में ही। ठीक, पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन और हिमालय में जो भूस्खलन होते हैं उसमें क्या भिन्नता है? तो जो पश्चिमी घाट में भूस्खलन होता है वो सघन वर्षा यानी अत्यधिक वर्षा के कारण होता है। इसके अलावा जो है पहाड़ियों पर जो है अत्यधिक भार पड़ता है। खनन उत्खनन जो मानव के द्वारा किए जाते हैं उससे भी वहाँ पे भूस्खलन आता है। इसके अलावा मानव जनित गतिविधियां जैसे कृषि गतिविधियां हो गया, पवन चक्की परियोजना हो गया, इन सब के भी कारण जो है वहाँ पर भूस्खलन देखने को मिलता है। पतली मृदा भूप्रपटी पर सघन वनस्पति के साथ जो है वनों के विखंडन भी जो है एक कारण है। यानी कि जो पतली मृदा है उसको सघन वनस्पति जो है पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब वनों का उसको काटा जाता है, वृक्ष को काटा जाता है, तो वो मृदा जो है फिर फ्री हो जाता है, जिस वजह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर पश्चिमी घाट में दिखता है। और जो वनों की कटाई है वो पश्चिमी घाट में अत्यधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हिमालय है वहाँ पर जो है प्लेट विवर्तन की गतिशीलता जो होती है उस वजह से वहाँ पर बहुत तीव्र भूकंप आते हैं, इस वजह से वहाँ पर भूस्खलन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है वहाँ पर शीघ्रता से अपरदनशील अवसादी चट्टानें भी मौजूद है, जो तापमान, आर्द्रता, ठीक है, जल के जमाव यानी कि हिमीकरण, इन सब की वजह से जो है चट्टान का विखंडन होता है, इस वजह से भी वहाँ भूस्खलन तेजी से आता है। इसके अलावा जो है जब वहाँ पर बर्फ पिघलता है या तेज बारिश होती है तो वो बारिश जो है एक तीव्र ढाल से नीचे उतरती है, तो वो जो है कई सारी नदियों का निर्माण करती है, तो उसमें जो है तीव्रता होती है और आवेग वाली नदी होती है, जैसे कि गंगा, यमुना, झेलम हो गया, तो इन सब की वजह से जो है वहाँ पर उच्च स्तर पर जो है अपर्दन किया जाता है, जिस वजह से भी भूस्खलन आता है। इसके अलावा जो है वहाँ पर भारी बर्फबारी हो गया या बारिश हो गया, इस वजह से भी भूस्खलन आता है। और मानव जनित कारण में वही शामिल है, यानी वनों की कटाई, झूम खेती भी जो है बड़े पैमाने पर वहाँ पर उत्तराखंड के पीछे वाले इलाके में जो देखा जाता है। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य भी जो है वहाँ पर भूस्खलन का कारण बनता है। भूस्खलन को कम करने के लिए जो है सरकार की क्या पहलें हैं? तो भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है 2019 में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति लाया गया, और यह एक व्यापक रणनीति है जो खतरे की मैपिंग, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, नीतियों और स्थिरीकरण उपायों को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो है भूस्खलन जोखिम शमन योजना लाया गया, और तैयारी के तहत इस योजना का उद्देश्य संवेदनशील राज्यों के अनुरूप भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आपदा की रोकथाम, शमन रणनीतियों और महत्वपूर्ण भूस्खलन की निगरानी के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पहल एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना में योगदान देने के साथ क्षमता निर्माण प्रयासों को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो है बाढ़ जोखिम समय योजना लाया गया, जो बाढ़ के दौरान जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनके आश्रय हो गया, नदी बेसिन विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बाढ़ की तैयारी और इसके जल निकासी हेतु डिजिटल एलिवेशन मैप को विकसित करने के लिए जो है ये एक आगामी योजना है। इसके अलावा जो है भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश लाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जो खतरे का आकलन, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था एवं सामुदायिक भागीदारी को कवर करता है। इसके अलावा जो है भारत का भूस्खलन एटलस है जो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह एक विशिष्ट संसाधन है जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है। इसमें कुछ स्थल के लिए क्षति का आकलन भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
द्वारा विकसित यह भारत में भूस्खलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा जो है पश्चिम घाट पर जो है कई सारी समितियां भी गठित की गई, वहां पर जो है इस तरह की घटनाएं देखी जाती है उसको लेकर, और इस पे जो है कई सारी समितियां ने अपनी सिफारिश भी दी थी। जैसे कि 2011 में जो है पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है माधव गाडगिल जी कर रहे थे। इनको जो है माधव गाडगिल समिति भी कहा जाता है। तो ये जो है पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी कि पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया जाए। ठीक है, श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाए। पश्चिमी घाटों को ESA 1, 2 और 3 में जो है वर्गीकृत किया जाए, जिसमें जो ESA 1 है उसको उच्च प्राथमिकता दी जाए और जहां पर लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित कर दी जाए। इसके अलावा जो है शासन की प्रणाली को अधोगामी उपागम के बजाय ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि जो ग्राम सभा से ऊपर जाती है, ठीक है, उसमें जो है निर्दिष्ट किया जाए। इसके अलावा जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिक प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियां प्रदान की जाए। ये सारी जो है पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश है जिसकी अध्यक्षता माधव गाडगिल कर रहे थे। इसके अलावा जो है रिपोर्ट की आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल तो है और जमीनी स्तर में जो है हकीकत में ये मेल नहीं खाती है। हालांकि जिस तरह के समय आ रहे हैं उसमें जो है इसी तरह के जो है कार्य करने होंगे। इसके अलावा जो है पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय कुल क्षेत्रफल का केवल 37% जो है वो जो है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है 2011 में इनका गठन हुआ था। फिर 2013 में जो है कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। इन्होंने जो है गाडगिल रिपोर्ट के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इन्होंने जो है जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है, पारिस्थितिक संवेदनशील, वहां पर जो खनन होता है, उत्खनन होता है, जो रेत खनन होता है, उसको पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिबंधित करने का सिफारिश दिया। इसके अलावा जो है किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और विस्तृत अध्ययन के बाद ही जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है रेड इंडस्ट्रीज यानी कि जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं उन पर जो है सख्ती से प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है आबादी वाले क्षेत्रों और बागानों को जो है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है उसके दायरे में रखा जाना चाहिए। इसे किसान समर्थक दृष्टिकोण बनाता है। इसके अलावा जो है भूस्खलन की रोकथाम के लिए जो है आधुनिक तौर पर जो है इन्हें आजकल जो है सॉइल नेलिंग किया जाता है और जो है हाइड्रोसीडिंग भी किया जाता है। सॉइल नेलिंग क्या होता है कि मिट्टी में जो है जो लोहे के छर होते हैं उसको जो है लंबा छर होता है उसको जो है चुभाया जाता है। जैसे कि ये जो है सॉइल नेल है सारा, और ये जो है मिट्टी को बांध के रखता है, ठीक। जैसे कि यहाँ वाला मिट्टी लुढ़केगा तो इस सॉइल नेल जो है ये इस पे जो है अटक जाएगा। तो इस तरह से जो है सॉइल नेलिंग भी किया जाता है। केरल के राजमार्ग विभाग नीलगिरी में भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए मिट्टी की सॉइल नीलिंग और हाइड्रोसीडिंग का काम कर रहा है। सॉइल नीलिंग ने मृदा को मजबूती मिलती है, जबकि हाइड्रोसीडिंग से बीज उर्वरक और पानी के मिश्रण से पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस दृष्टिकोण में सड़क अवसंरचना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए घास की 5 प्रजाति को रोपना और वनस्पतियों को बनाए रखना शामिल है, ठीक। तो सॉइल नीलिंग के तहत जो है छड़ चुभोया जाता है और जो हाइड्रोसीडिंग है उसके तहत जो है बीज उर्वरक और पानी के मिश्रण से पौधे की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। अब हमारा जो अगला न्यूज है वो भारतीय रुपए के लिए है और इस समय जो है भारतीय रुपए के लिए जो है ये उथल पुथल भरा समय है। इसमें साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। तो ये जो है भारतीय रुपए के लिए जो है ये न्यूज है और भारतीय रुपए के लिए जो है ये उथल पुथल भरा समय है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI विदेशी मुद्रा बाजार में इसकी मुक्त गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है, जिसे वह व्यवस्थित विनियमन आंदोलन कहता है। 19 दिसंबर को जो है रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले
85 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था, यानी 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है 85 रुपए। और पिछले शुक्रवार को जो है ये 86 के स्तर के करीब पहुंच गया। इससे पहले केंद्रीय बैंक के देर से हस्तक्षेप ने इसे वापस जो है 85.5 दिन पर खींच लिया। हाल के दिनों में कई कारकों के संयोजन ने रुपए को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें यही देखेंगे कि रुपए का अवमूल्यन कैसे होता है। तो अवमूल्यन क्या है? तो मुद्रा का मूल्यह्रास या अवमूल्यन का आशय है कि अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आता है तो उसको जो है अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के तहत आता है, ये लंबे समय तक नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है। रुपए के मूल्य ह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। ठीक, और इसका मतलब है कि रुपए अब पहले की तुलना में कमजोर हो चुका है। उदाहरण के लिए 1 अमेरिकी डॉलर जो है 70 रुपए के बराबर हुआ करता था, अब 1 अमेरिकी डॉलर जो है 77 रुपए के बराबर हो गया। और ऊपर के न्यूज के अनुसार जो है 1 अमेरिकी डॉलर जो है 86 रुपए के बराबर हो चुका है, जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि 1 डॉलर को खरीदने में अधिक रुपए लगते हैं। भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो रुपए में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक दो-धारी तलवार यानी नकारात्मक और सकारात्मक की भांति होती है। जैसे कि सकारात्मक क्या हो सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तन नहीं ला सकती है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं? जैसे कि अगर रुपए का मूल्यन हुआ है तो भारत का निर्यात जो है कहा जाता है कि वो बढ़ता है। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बन सकता है। इसके अलावा जो है भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के 2/3 से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है, तो वहां पे जो है डॉलर खर्च होते हैं, तो उसमें भी जो है अधिक पैसा लगता है। इसके अलावा जो है भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातक देशों में से एक है और एक कमजोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और अधिक बढ़ाएगी तथा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देगी। मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यन क्या होता है? तो जो लचीली विनिमय दर प्रणाली है यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसमें बाजार की ताकतें जो है वो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के मूल्य पर निर्धारित होता है। यानी किस मुद्रा की कितनी मांग है, उसकी कितनी आपूर्ति हो रही है, उसके द्वारा जो है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है वहां पर बाजार की ताकत का पता चलता है कि ये मुद्रा जो है कितना महत्वपूर्ण है। तो जो मुद्रा का अभिमूल्यन है उसका अर्थात क्या होता है कि यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है। ठीक है, यानी कि जैसे डॉलर के मुकाबले जो है यानी रुपए का मूल्य बढ़ जाए, जैसे कि मान लें कभी होना हो ऐसा हो जाए कि 1 डॉलर बराबर जो है 2 रुपए हो जाए। ठीक है, तो वहां पर मुद्रा का अभिमूल्यन होगा, यानी कि जो हमारा देश का मुद्रा है उसका वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। तो सरकार की नीति, ब्याज दरों, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रा अभिमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है, क्योंकि विदेशों से मुद्राएं खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने अवमूल्यन को देखा था, मूल्यह्रास को देखा था। तो अधिक प्रशासनिक कार्रवाई से भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आती है, तो यह जो है अवमूल्यन है। मूल्यह्रास और अवमूल्यन के लिए प्रक्रिया अलग है, प्रभाव के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है। भारत वर्ष 1993 तक विनिमय की प्रशासित और निश्चित दर का पालन करता था, जब वह बाजार निर्धारित प्रक्रिया या अस्थायी विनिमय दर आधारित था। चीन अभी भी जो है पूर्ण नीति का पालन कर रहा है। रुपए के मूल्यह्रास का जो है समग्र अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रुपए के कमजोर होने से चालू खाते घाटे बढ़ जाते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने लगती है और ये सारी संभावनाएं जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण आयातों के कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रही है। लागत जन्य मुद्रास्फीति जो है, जिसे वेज पुश इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, तब होती है जब मजदूरी और कच्चे माल की
लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमत में वृद्धि या मुद्रास्फीति होती है। कंपनियों को उच्च लागत का बोझ पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे सरकारी लाभांश आय प्रभावित होने के साथ बजटीय राजकोषीय घाटे पर सवाल उठते हैं। तो इसमें हम लोगों का मुख्य रूप से था मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यन। इसके अलावा जो है अगला न्यूज है वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को लेकर है। ये हम्पी जी हैं। हम्पी ने जो है दूसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को इन्होंने हराया है और टूर्नामेंट में 11 में से 8.5 पॉइंट्स इन्होंने अर्जित किया है। ये है हम्पी जी। भारत की कोनेरू हम्पी, इनका पूरा नाम जो है कोनेरू हम्पी है। इन्होंने एक बार और जो है वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता था। ये इनका दूसरा बार है। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए इस टूर्नामेंट में हम्पी ने फाइनल में इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को हराया। इससे पहले हम्पी ने साल 2019 में जॉर्जिया में हुए इस चैंपियनशिप को जीता था। भारत की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की जू बेंजुन के बाद एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी है। 37 वर्षीय हम्पी ने 11 में से 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। हम्पी ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। हम्पी नेशनल बॉयज टाइटल्स जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। वे ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है और 2600 ELO पॉइंट हासिल करने वाली सिर्फ ये जो है दूसरी महिला खिलाड़ी है। ये कोनेरू हम्पी है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने जैसा कि पिछले न्यूज में देखा था कि हाल ही में जो है जो डी गुकेश थे, उन्होंने जो है सिंगापुर में आयोजित 2024 के फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है चीन के डिंग लिरेन को हराकर जो है 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने थे। ठीक है। जो चीन के डिंग लिरेन थे वो 2023 में जो है विश्व शतरंज चैंपियन था। उसको जो है इन्होंने डी गुकेश ने हरा दिया और यह हराने के बाद जो है ये 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं। डी गुकेश जो है ये सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन है। वे इतिहास के तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर और 2750 फीडे रेटिंग हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि वह रूसी गैरी कास्पारोव के 4 वर्ष छोटे हैं, जब उन्होंने 1985 में अनातोली कार्पोव से यह खिताब जीता था। गुकेश फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले जो है विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने 2000 और 2002 और 2007 से 2013 तक जो है यह खिताब अपने पास रखा था। उसके बाद जो है मैग्नस कार्लसन ने 2013 में यह खिताब जीता था। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप क्या है? तो फीडे सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं का संचालन करता है और इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। 1924 में पेरिस में स्थापित और लोसाने में मुख्यालय वाला फीडे अब सबसे बड़े राष्ट्रीय शतरंज संघों में से एक है, जिसके 201 देश जो है संबंध सदस्य हैं। ठीक है। तो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है उसमें 201 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है लौसाने है। ठीक है। भारतीयों द्वारा अभी तक में जीते गए विश्व खिताब क्या क्या हैं? जैसे कि जो विश्वनाथ आनंद थे, सबसे सफल भारतीय शतरंज खिलाड़ी थे उन्होंने जो है वर्ष 2000, 2007, 2008, 2010, 2012 में जो है फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता था। इसके अलावा उन्होंने जो है वर्ष 2003 और वर्ष 2017 में वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और वर्ष 2017 में जो है वर्ल्ड बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप भी जीती। वह शतरंज के तीनों प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी था, विश्वनाथ आनंद। उसके अलावा जो है दूसरा नाम कोनेरू हम्पी का आता है। ये
उच्चतम श्रेणी की भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने वर्ष 2019 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने वर्ष 2019 से 20 में महिला ग्रैंड प्रिक्स सीरीज भी जीती। इसके अलावा जो है हरिका द्रोणावल्ली का नाम आता है, दूसरी सबसे बड़ी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने वर्ष 2012, 2015 और वर्ष 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2016 में चेगदू में फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स इवेंट भी जीता। इसके अलावा जो है आर प्रज्ञानंदा आता है, ये सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर और विश्व शतरंज में सबसे होनहार प्रतिभाओं में से एक हैं। इन्होंने जो है वर्ष 2019 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप यानी कि अंडर 18 जीता। इसके बाद उन्होंने जो है वर्ष 2021 में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप ओपन भी जीता। जो कोनेरु हम्पी है, उन्होंने जो है 2024 में जो है ये खिताब जीता था, फिर 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 2019 में खिताब जीता, फिर 2012 में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा जो है हम लोगों का जो अगला न्यूज है वो कहा जा रहा है कि जो खराब गुणवत्ता वाली दवाई होती है उसके निर्माण से जो है खतरा बढ़ रहा है और इसमें जो है राज्य की जो है मदद करनी चाहिए ताकि जो है खराब गुणवत्ता वाली जो दवा होती है उसके निर्माण को रोका जा सके। ठीक है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में पूरे भारत में मानक गुणवत्ता न होने वाली दवाओं से संबंधित कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे हालिया घटना जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में 5 युवा माताओं की मौत हो गई और जो है मतलब जो खराब गुणवत्ता वाली दवा होती है वो खाने से इनका मौत हुआ था। तो हालांकि जो है इसमें हम लोग जो है जो भारत के औषधीय प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है जिसके तहत जो है इसको रेगुलेट किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि जो खराब गुणवत्ता वाली जो दवाई होती है उसको कहते हैं किसको कहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 क्या है। तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और राज्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो है धारा 22 जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है उसकी धारा 22 जो है वो इंस्पेक्टर की शक्ति से संबंधित है, जो कहती है कि किसी भी तलाशी और जब्ती करने की शक्ति पूरी तरह से जो है ड्रग इंस्पेक्टर के पास निहित है। इसके अलावा जो है इनकी एक धारा और है वो है धारा 27। ठीक है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27। ठीक, इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उन पर जो है ये कानूनी दंड का प्रावधान करता है। किसी औषधि का जो धारा 17A के अधीन अपमिश्रित या धारा 17B के अधीन नकली समझी गई है तब जब उसका किसी व्यक्ति द्वारा किसी रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन, निवारण के लिए उपयोग किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना है या उसके शरीर में ऐसी हानि हो जाने की संभावना है तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 है उसके तहत जो है इसको जो है घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए जो है 10 वर्ष या आजीवन कारावास के दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक, और नकली दवाई क्या होती है? जिसकी गुणवत्ता जो है सही नहीं होता है, जिसकी गुणवत्ता खराब होती है, उसमें जो क्वांटिटीज जो मिक्स होते हैं उसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, अगर वो गलत रखा जाता है तो फिर दवाई जो है वो गुणवत्ता विहीन हो जाती है, तो उसे नकली दवाई कहते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला न्यूज है वो जो है इसमें कहा गया हुआ है जस्टिस बिकेम ए क्रूरल जोक्स, यानी कि जब न्याय जो है एक क्रूर मजाक बन जाता है। और ये जो है तटीय विनिर्माण क्षेत्र मापदंडों से संबंधित है। जो तटीय विनियमन क्षेत्र मापदंडों का उल्लंघन करके वेबनाड झील के किनारे बने 4 अपार्टमेंट, ठीक है, उसको जो है
12 जनवरी 2020 को गिरा दिया गया था और इसमें लगभग जो है 350 निवासियों को बेदखल कर दिया गया था। इस विध्वंसक का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अपार्टमेंट मालिकों को प्रत्येक को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा था, जिसे अंततः बिल्डरों के साथ साथ दोषी सरकारी अधिकारियों से भी वसूला जाना है, जिन्होंने कानूनों का उल्लंघन करते हुए विनिर्माण के लिए मंजूरी दिया था। यानी कि जो तटीय विनिर्माण क्षेत्र होता है वहां पर विनिर्माण से संबंधित कानून है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। वहां पर जो है वेवनाड झील के किनारे जो है 4 अपार्टमेंट बनाए गए थे और उस अपार्टमेंट को जो है 12 जनवरी 2020 को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है गिरा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उससे जो मालिक बेदखल हुए हैं, जो उसके मालिक हैं, उसको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी ने उस बिल्डिंग को बनाने के समय जो है जो अपना आदेश दिया था, उस दोषी सरकारी अधिकारी से भी जो है पैसे वसूले जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है देखेंगे तटीय नियमन जोन क्या है। जो CRZ है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है फरवरी 1991 में अधिसूचित किया गया था। जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है इसका नाम जो है अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। इनके द्वारा जो है फरवरी 1991 में जो है CRZ का जो है यानी जो तटीय नियमन जोन है उसको अधिसूचित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है। तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा साथ ही खाड़ी, एस्चुरी, बैकवाटर, नदियों के किनारे को जो है CRZ माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जो है जो तटीय क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। एक CRZ1 है, एक CRZ2 है, एक CRZ3 और एक CRZ4 है। जो CRZ1 है उसमें कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो तट के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। इसके अलावा जो CRZ2 है यह क्षेत्र तट के किनारे फैला हुआ होता है और जो CRZ3 है इसके अंतर्गत जो है CRZ1 और 2 के बाहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो CRZ4 है यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र में जो है मत्स्य पालन जैसी गतिविधि करने की अनुमति दी जाती है। इस नियमों का उद्भव कैसे हुआ? तो केंद्र ने जो है 2011 में नए सिरे से CRZ नियमों को अधिसूचित किया, जिसने कुछ चिंताओं को भी दूर किया। इसके तहत जो है नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण के लिए छूट दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना जिसके तहत तट के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना थी, उसको भी इसके तहत छूट दिया गया है। इसके बाद भी इन नियमों को अपर्याप्त पाया गया। हालांकि 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने CRZ नियमों के संबंध में सुझाव देने के लिए पृथ्वी विज्ञान सचिव शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने जो है 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने अस्पष्टता को दूर करने के लिए भारत की संपूर्ण तटरेखा के साथ एक नई उच्च ज्वार रेखा को परिभाषित किया। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग से मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन योजना के लिए उपयोग किए जाने वाले तटों के साथ खतरनाक रेखा को भी परिभाषित किया। कुछ अन्य इनपुट के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में नए CRZ नियम जारी किए, जिसने निर्माण को लेकर लगे कुछ प्रतिबंध को हटा दिया। क्लियरेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया और तटीय क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य इसके अधीन रखा गया था। इसके अलावा जो अब हम लोगों का अगला न्यूज है वो जो है रूस ने काला सागर तट पर तेल प्रदूषण के बाद संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, जो काला सागर तट है वहां पर जो है तेल प्रदूषण फैल गया था, इस वजह से वहां पर जो है आपातकाल घोषित किया गया है। क्रेंच जल संधि में तूफान से क्षतिग्रस्त तेल टैंकरों से तेल का रिसाव हुआ। इस वजह से जो है माजूत नामक हजारों टन भारी ईंधन तेल जो है समुद्र में फैल गया। ठीक है,
तेल प्रदूषण होता क्या है? तो तेल प्रदूषण वास्तव में जहाज़ों, विशेष रूप से जो टैंकर होते हैं या समुद्री प्लेटफॉर्म होता है या जो पाइपलाइन होता है, उससे तेल का रिसाव है। ये चाहे अब दुर्घटना बस हो जाए या जो है इरादतन किया जाए, तो तेल का रिसाव अगर वहाँ हो रहा है तो उसी को तेल प्रदूषण कहा जाता है। समुद्री पर्यावरण में तेल का रिसाव जो है प्राकृतिक स्रोतों से और भूमि स्रोतों से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि टैंकर वगैरह के ही माध्यम से हो, ये जो है प्राकृतिक स्रोत से भी हो सकता है और भूमि स्रोतों से भी हो सकता है। तेल रिसाव के भूमि स्रोत में कौन कौन शामिल है? जैसे कि अनुपचारित सीवेज हो गया, ठीक है, वर्षा जल का प्रवाह हो गया, नदियों का प्रदूषित जल हो गया, तटीय रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, तेल भंडारण सुविधाएं होंगी। तो ये सब ये जो है ये प्राकृतिक स्रोत है, इससे जो है तेल का प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जो है तेल खारे पानी पर तैरता है और जल की सतह पर तेजी से फैलकर एक पतली परत बनाता है। इसे तेल की परत यानी कि ऑयल स्लिक कहा जाता है। तेल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं? तो इसका जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। समुद्री स्तनधारी मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी जैसे जीव जो है विषाक्त, हाइपोथर्मिया, डूबने, श्वास मार्ग को नुकसान, इंसुलेंट क्षमता कम होने जैसे खतरों का सामना करने लगते हैं। इसके अलावा जो है जो प्रवाल भित्तियां हैं, जो कोरल रिफ्स है, उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है और उन पर जो है विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मैंग्रोव, दलदल, समुद्री घास होते हैं, उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है, वो भी जो है इसकी वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसका जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसमें जो है मत्स्यिकी को नुकसान पहुंचता है। तेल रिसाव से जो है मत्स्य उत्पादन कम हो जाता है, इससे तटीय आबादी की आजीविका प्रभावित होती है और मछलियां जो है मर के जो है वह जो सतह होता है उस पर तैरने लगती है। इसके अलावा जो है इंसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तेल प्रदूषण के प्रत्यक्ष संपर्क में आने, तेल प्रदूषण वाले वातावरण में सांस लेने और प्रदूषित समुद्री खाद्य पदार्थ खाने से जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है तेल रिसाव को साफ करने के लिए कई सारे उपचार हैं, जैसे कि बायो रेमिडिएशन है। दूषित पदार्थों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो ऑयल जेपर हैं या जिसको ऑयल लिबोरस कहा जाता है, लिबोरस, उसका जो है उपयोग किया जाता है और ये सूक्ष्म जीव होते हैं और इसके द्वारा जो है दूषित पदार्थों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है बूम और स्कीमर का भी यूज किया जाता है। बूम जो है वास्तव में तैरते या भौतिक अवरोधक होते हैं जो तेल के फैलाव को धीमा करते हैं। वहीं पर जो स्कीमर है वो नावें हैं जो जल की सतह पर फैलकर तेल को हटाती है। इसके अलावा जो है सोरबेंट्स हैं, ये तेल को सोखने के लिए बड़े स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तेल प्रदूषण को रोकने या जवाबदेही पर कानून या कन्वेंशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कन्वेंशन क्या है? उसके तहत जो है जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1978 है। इसके अलावा जो है OPRC यानी कि तेल प्रदूषण से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग 1990 है। इसके अलावा जो है तेल प्रदूषण से हुई क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1992 है। इसके अलावा जो है भारत के कानून और कन्वेंशन में जैसे कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और तेल रिसाव पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना 1996 है। ये सब जो है कानून और कन्वेंशन है। इसके अलावा जो हम लोग चर्चा करेंगे फिशिंग कैट पर। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये कोरिरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया जा रहा है। ये भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना है जो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कोरिरंगा अभ्यारण्य जो है गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यानी गोदावरी के मुहाने यानी उनके तट पर अवस्थित है। यह वह जगह है जहां पर कोरिरंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग फिशिंग कैट को देखते हैं। ठीक है, इसको जो है प्रियो नेलुरस बेबेरिनियस कहा जाता है और यह जो है एक बिडाल वंशी है। ठीक है, यानी कि जो कैट की प्रजातियां होती है वो है और घरेलू बिल्ली की तुलना में इसका आकार जो लगभग दोगुना होता है और ये जो है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव में रहती है। यह जीव भारत में मुख्य रूप से सुंदरवन, गंगा,
ब्रह्मपुत्र घाटियों से लगती हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये जो है रात्रिचर शिकारी जीव है, ये रात में अपना शिकार करती है। यह बिल्ली प्रजाति मछली, मेढक, क्रस्टेशियस, सांप, पक्षी, जीवों के सड़े हुए शवों को भी खाती है। इसके अलावा जो है आर्द्रभूमि के विनाश, मछली पकड़ने की असाधारण विधियों के कारण जो है इसके जो प्रमुख आहार है उसमें कमी आई है, और जो आर्द्रभूमि का विनाश हो रहा है इसके वजह से उनके जो आवास हैं उस पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। इसको जो है IUCN में जो है लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत जो है ये अनुसूची फर्स्ट में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद जो अगला है वो PM अभीम को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन संकल्प संपन्न कराने का आदेश दिया है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन क्या है। इसको जो है PM अभीम भी कहा जाता है। इस योजना के तहत जो है वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई है। यह कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विस्तारित स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में मौजूद कमियों को जो है वो दूर करेगा। इसके अलावा जो है इस योजना के कई सारे घटक हैं, जैसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हो गया, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हो गया, ब्लॉक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयाँ होगी, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हो गया और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स हो गए। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला न्यूज है वो कामराजर पत्तन को लेकर है। कामराजर पत्तन ने कार्गो हैंडलिंग क्षमता से 154% की वृद्धि दर्ज की है। हम लोग जानते हैं कामराज पत्तन के बारे में। ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई पत्तन से 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। महापत्तन का दर्जा जो है इसको दिया गया है। ये भारत का जो है 12वां महापत्तन है। साथ ही जो है ये भारत का पहला पत्तन भी है जो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र जो है निगमित महापत्तन है। ठीक है, कार्पोलाइज्ड मेजर पोर्ट है। यह पत्तन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसे मार्च 1999 में भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत महापत्तन घोषित किया गया था। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में एन्योर पोर्ट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। यह पत्तन लैंडलॉर्ड्स पोर्ट मॉडल के तहत संचालित होता है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत पत्तन का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु में और सारे पत्तन हैं, जैसे कि चेन्नई पत्तन है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है, और साथ ही जो है बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पत्तन भी है। कौन सा? चेन्नई पत्तन। और इसे पहले जो है मद्रास पत्तन कहा जाता था। इसके अलावा चेन्नई में जो है कुट्टुपल्ली पत्तन है और ये जो है डीप वाटर पत्तन है। इसके बाद जो है अगला है वो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को लेकर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को लेकर, जिसको रीड कहा जाता है। और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो है नवंबर 2024 में रुपए का रीढ़ सूचकांक रिकॉर्ड जो है वह 108.14 पर पहुंच गया है। 2024 में जो है इसमें 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रभावी विनिमय दर क्या होता है? ठीक है, जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है, तो ये अन्य मुद्राओं के एक समूह यानी बास्केट के सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य को नापती है। ठीक है, यह वास्तव में किसी देश की विदेशी विनिमय दरों के संदर्भ में उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाती है। नीर वास्तव में मुद्रा की नॉमिनल मजबूती को दर्शाता है, लेकिन जो प्रभावी विनिमय दर है यह मुद्रा स्फीति या मूल्य के स्तर के अंतर को समायोजित जो है करता है, लेकिन नीर जो है ये ऐसा नहीं करता है। नीर जो है एक प्रकार का सूचकांक है और ये जो है विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट की तुलना में किसी देश की मुद्रा के समग्र मूल्य को मापने का तरीका है। इस सूचकांक की घरेलू देश और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच द्विपक्षीय विनिमय दरों का औसत लेकर गणना की जाती है। इस गणना में व्यापारिक भागीदार देशों के साथ व्यापार संतुलन यानी ट्रेड वैल्यू के भारांश को भी शामिल किया जाता है। नीर में वृद्धि रुपए की अधिमूल्यन मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर
व्यापारिक भागीदारियों के बीच मूल्य के स्तर के अंतर को ध्यान में रखती है। साधारण शब्दों में कहें तो इसे मुद्रास्फीति स्तर को समायोजित किया जाता है। ऋण में वृद्धि का अर्थ है कि व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 साल की उल्लेखनीय सफलता का प्रतीक है। द्विपक्षीय पण्य व्यापार 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2020-21 में बढ़कर जो है 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2022-23 में हो गया है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार मामूलिक तौर पर घटकर जो है 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था, जो पहले 26 था वो घटकर जो है 24 हो गया। और भारत का ऑस्ट्रेलिया के निर्यात जो है वो 14% बढ़ गया है। जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता है, हम लोग उसको देखेंगे। ये समझौता जो है 2022 में लागू हुआ था और इस समझौते के तहत जो है 96% आयात को जो है प्रशुल्क मुक्त कर दिया गया था। 1 जनवरी 2026 तक जो है 100% आयात को शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया से उसे निर्यात की जाने वाली 85% से अधिक वस्तुओं पर प्रशुल्क यानी जो टैरिफ्स होते हैं उसको समाप्त कर देगा और इन वस्तुओं को 2026 तक बढ़ाकर जो है 90% कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर जो है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जो है अब प्रगति पर है। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला है वो ऑपरेशन सूर्य किरण है और भारतीय थल सेना की टुकड़ी 18वीं बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुई है। यह भारत और नेपाल के बीच में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद रोधी अभियान और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में जो है इंटर ऑपरेटिविटी यानी कि जो अंतर संचालन क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। इसका महत्व क्या है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में जो है गहन मित्रता और विश्वास को बढ़ाता है। ये पेशेवर जुड़ाव और रक्षा सहयोग को भी जो है बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो है दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से दक्षिण कोरिया जा रही जेजू एयर का विमान जो है वो उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें जो है मात्र 2 लोग ही बचे, यानी कि 179 लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल 181 थे, उसमें से 179 जो है उनकी मृत्यु हो गई। ये साउथ कोरिया है। ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला साउथ कोरिया है। इसकी राजधानी जो है सियोल है। ये तो ये जो है पूर्वी एशियाई देश है। इसका विस्तार जो है दक्षिणी कोरियाई पर्याय द्वीप पर है। इसकी सीमाएं केवल उत्तर कोरिया से लगती है, जो यहाँ ऊपर दिख रहा है। उत्तर कोरिया से सिर्फ इसकी सीमा लगती है। इसके पूर्व में पूर्वी जापान सागर है, सी ऑफ जापान है जिसको पूर्वी सागर भी कहा जाता है। दक्षिण में पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है। इसके अलावा जो है पश्चिम में पीत सागर है, येलो सी। तो इसके पूर्व में जो है पूर्वी सागर जिसको जापान सागर कहा जाता है वो है। दक्षिण में जो है ईस्ट चाइना सी है यानी कि पूर्वी चीन सागर है। पश्चिम में जो है पीत सागर यानी कि येलो सी है। ठीक है। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र जो है इसका उपजाऊ मैदान है। जेजू द्वीप यहाँ पर है जो सबसे बड़ा द्वीप है और यह जो है कोरिया जलसंधि में स्थित है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ताइबेक पर्वत है। इसके अलावा सोबेक पर्वत भी यहीं पर है। ताइबेक पर्वत जो है इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो जेजू द्वीप पर जो है माउंट हल्ला है और यहाँ पर प्रमुख नदियों में हान, गयुम, नाक, डोंग है। ठीक। इसके अलावा जो हम लोग चर्चा करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी पर। ठीक है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन और 5 अन्य देशों से पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहा जाता है उसके पेस्ट रीजन के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। जो DGTR है व्यापार उपचार महानिदेशालय जो है वो 5 और अन्य देश और चीन पे जो है जो पीवीसी है उसके पेस्ट रेजिन के आयात पर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है।
जो व्यापार उपचार महानिदेशालय है उसको मई 2018 में व्यापक और तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इसे पहले एंटी डंपिंग और संबंध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? तो डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है, ठीक है, उसको डंपिंग कहा जाता है। इसे अनुचित व्यवहार माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है, यानी इससे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग पर शुल्क लगाए जाते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड यानी जो गेट है 1994 WTO है उसके अनुच्छेद 6 के तहत जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, ठीक है। तो डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है, उसी को डंपिंग कहा जाता है, ठीक। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।